नमस्ते दोस्तों। आजकल पूरी दुनिया में एक परिदृश्य चल रहा है अलग से। हमारे देश की परिस्थिति कितनी प्रभावित हो रही है और हम दूसरों की गलतियों से कैसे सीख सकते हैं, ये जानने की ज़रूरत है। इस समय झगड़ा चल रहा है यूक्रेन और रशिया का। अब आप सारी दुनिया समझती है कि ये झगड़ा यूक्रेन और रशिया का नहीं है, ये झगड़ा रशिया का और यूएस का है। सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि यूक्रेन केवल मोहरा है, झगड़ा यूएस का और रशिया का है। ये जो यूक्रेन और रशिया का झगड़ा चल रहा है, इसमें हम थोड़ा सा अभी यूक्रेन के पक्ष को देखेंगे, अभी रशिया के पक्ष को नहीं देखेंगे। रशिया हमारा मित्र है, यूक्रेन ने हमारा कितनी जगह साथ नहीं दिया, वो एक और विषय है, उसे एक और रख देते हैं उठाकर। वो मित्रता आदि सब ठीक है और वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम इसे दूसरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार यूक्रेनियन पक्ष को देखने का प्रयास करते हैं। यूक्रेन इस समय बुरी तरह कमजोर पड़ रहा है, बुरी तरह पिट रहा है, बुरी तरह पिट चुका है। रशिया ने उसे बुरी तरह पीट दिया है, राजधानी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, उसके शहर ध्वस्त कर दिए हैं और यूक्रेन बुरी तरह बैकफुट पर है। यहां तक कि वो माफी मांग रहा है, जान बचाने की भीख मांग रहा है। ये हालत यूक्रेन की है। कारण क्या है यूक्रेन का? अगर आप यूक्रेन की परिस्थितियों को देखो, जैसा आजकल आप मीडिया से जान रहे होंगे, या आप उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर अच्छे से उठाकर देखें, तो वहां पाएंगे वहां दो तरह की आबादी, दो तरह की प्रजा रहती है। 30% वो लोग हैं जो रशियन पक्ष को ठीक मानते हैं, यानी रशिया की मानसिकता के लोग हैं। 70% लोग वो हैं जो यूक्रेनियन पक्ष के लोग हैं, यानी अपना जो देश है, अपना जो उनका नेटिव लैंड है, उस नेटिव लैंड के प्रति समर्पित हैं और उसी पक्ष को ठीक मानते हैं। अब यहां रशिया अंदर घुसा और उसने जो भयंकर मारकाट मचाई, उसका कारण यह है कि 30% लोग यूक्रेन के भीतर वे हैं जो रशिया को समर्थन देते हैं। वे लोग हैं जो रूस को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करते हैं। वे चाहते हैं कि रूस यहां आए, उसकी सत्ता स्थापित हो, या उसके मानने वाले लोगों की सत्ता स्थापित हो, उसकी बात कहने वाले लोगों की सत्ता स्थापित हो। यह स्थिति इस समय यूक्रेन की है। आओ अपने देश में देखते हैं। हमारे देश में 1947 में यह देश आजाद हुआ। 1947 में यह देश आजाद हुआ तो यहां दो देश बने, एक हमारा देश बना, एक और देश बना। जो दूसरा देश बना था वो मजहब के आधार पर बना था। उन लोगों ने कहा था कि हमारा धर्म अलग, हमारी पूजा अलग, हमारे धर्म की किताब अलग, हमारा पैगंबर अलग, हमारा सब कुछ अलग, हम उनसे अलग हैं, हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। और इस आधार पर उन्होंने अलग देश ले लिया। इस देश का 1/3 भूभाग काटकर उन्होंने अलग कर लिया और उसका एक अलग नाम रख दिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान आज हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। उसने एक युद्ध आतंकवाद के रूप में देश के भीतर छेड़ रहा है और हमेशा एक युद्ध की तलाश में रहता है, सीधे युद्ध की तलाश में रहता है, और एक छिपा युद्ध उसने आतंकवाद के रूप में इस देश में छेड़ रखा है। यह परिस्थिति हमारे देश की है। वो लोग जिन्होंने उस समय पाकिस्तान के बनने में मदद की, वो लोग जिन्होंने मजहबी आधार पर उस समय पाकिस्तान के बनने में मदद की, आज उन लोगों की आबादी इस देश में कितनी बढ़ गई है उसका आकलन करेंगे। क्या यूक्रेन जैसी स्थिति हमारी नहीं हो रही है? क्या यूक्रेन वाली पोजीशन पे हम लोग नहीं आ रहे हैं? इसका हम आकलन करेंगे। आप आए दिन देश में देखते हैं, जगह जगह आतंकवाद है, बम विस्फोट होते हैं, जगह जगह देश में हत्याएं कर दी जाती हैं, आतंकवादी हत्याएं होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, गली मोहल्लों से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आतंकवादी पकड़े जाते हैं। केवल आतंकवाद नहीं, पत्थरबाजी होती है। इस देश में सेनाओं पर पत्थरबाजी होती है, यहां तक कि सेनाओं को लोग चलते हुए छेड़ते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। ये तक स्थिति है। इस देश में पत्थरबाज लोग रहते हैं, आतंकवादी लोग रहते हैं। इस देश में बालिकाओं के साथ मजहब के नाम पर बलात्कार किया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें भगा लिया जाता है, उन्हें बहका लिया जाता है। यह समस्या इस देश में इस समय भयंकर है। और ये समस्या कितनी भयानक हो सकती है यदि इनकी आबादी सोचकर देखिए। यूक्रेन में जो रशियन पक्ष है उसकी आबादी 30% है। इन लोगों की आबादी हमारे देश में कितनी है? इन लोगों की आबादी पिछली जनगणना के हिसाब से 14% हमारे देश में है, लेकिन इस समय इनकी आबादी 20% से ज्यादा हो चुकी है। अगर हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है तो 140 करोड़ की आबादी में इनकी आबादी इस 20% के हिसाब से कम 30 करोड़ है। 30 करोड़ लोग, ये वे लोग हैं जब देश आजाद हुआ इन्होंने पाकिस्तान के बनने में मदद की। इनकी आबादी केवल 3-4 करोड़ थी। आज इनकी आबादी बढ़कर इस देश में 35-40 करोड़ हो गई है, 30-40 करोड़ हो गई है। और ये 30-40 करोड़ लोग इस देश के भीतर अपनी उस आबादी को उस पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं जहां इनका प्रतिशत इतना पहुंच जाए कि ये यूक्रेन वाली स्थिति हमारे लिए पैदा कर दें। बहुत सारे देश हैं जो नजर लगाए बैठे हैं कि जिस दिन पाकिस्तान को जरूरत होगी वो उसे हथियार सप्लाई करेंगे, वो उसे सेना सप्लाई करेंगे, उसे हर तरह की सहायता देंगे, पैसा देंगे, रोटी और रसद मुहैया कराएंगे।
केवल इनकी आबादी इस देश में इतनी होने की बात है कि इतनी आबादी इस देश में उनकी हो जाए कि वो अंदर से उसे इतना सपोर्ट कर सकें कि हम जितना बड़ा युद्ध बाहर लड़ रहे होंगे उससे 10 गुना युद्ध हमारे भीतर होगा। इसीलिए आज सावधान होने की जरूरत है। 20% के हिसाब से उनकी आबादी इस देश में 30 करोड़ है। ये 30 करोड़ आबादी कब 60 करोड़ हो जाएगी, इसका आप आकलन नहीं कर सकते। ये अपनी आबादी केवल जनसंख्या विस्फोट से नहीं बढ़ा रहे। एक आदमी 4 से विवाह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, हम 5 हमारे 25 का नारा लगाएंगे, केवल इस तरह आबादी नहीं बढ़ रही। आबादी बाहर से भागकर आए लोग भी बढ़ा रहे हैं। आबादी वो लोग बढ़ा रहे हैं जो किसी दूसरे देश से भागकर इस देश में आते हैं और इस देश में रहने लगते हैं। एक देश में उनका किसी के साथ मजहबी झगड़ा हो जाता है, उन्हें पलायन करना पड़ता है, पलायन करके वो इस देश में आकर बसते हैं और इस देश में रहने वाली उनकी हमदर्द बिरादरी उनकी सहायता करती है, उनकी रक्षा के लिए लड़ती है, उनके लिए वो इस देश में बलवे करते हैं, दंगे करते हैं, कत्लो गारत करते हैं उन्हें इस देश में बसाने के लिए। वो जाहिल जिन्हें अपने देश में से भगा दिया गया, वो हमारे देश में आकर नए आतंकवाद को जड़ देने के लिए इस देश में रहते हैं, अभी भी रह रहे हैं। एक देश जो किसी दूसरे तालिबान संगठन ने वहां हमला किया, हमला करके उस देश को अपने कब्जे में ले लिया, ऐसी सूरत में वो लोग भागकर इस देश में आए, उन्हें भी इसी देश में शरण मिलती है। आसपास से जितने ये देश हैं जो पाकिस्तान वाली मानसिकता को पानी देने वाले देश हैं, इन सब की आबादी भागकर इस देश में आती है। एक तरफ जनसंख्या विस्फोट, दूसरी तरफ ये लोग इस तरह से घुसपैठ करके, इन्फिल्ट्रेट करके इस देश के भीतर आ रहे हैं। तीसरी तरफ इस देश में धर्मांतरण जारी है। लोग कहते हैं कितना धर्मांतरण हुआ है? अरे भाई साहब, जो मूल बिरादरी है, मूल बिरादरी के इस देश में 0.02% लोग भी नहीं है। यहां जितने लोग हैं ये सारे कन्वर्टेड ही तो हैं, ये सारे धर्मांतरण ही तो किए गए हैं। और ये धर्मांतरित लोग इस देश में कितने खतरनाक हैं, इस बात को हम हैदराबाद बंधुओं के माध्यम से जानते हैं। हैदराबाद के बंधु कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए हम तुम्हें बता देंगे कि हमारी आबादी भले ही 30 करोड़ हो, लेकिन हम 100 करोड़ का क्या हश्र करेंगे, हम ये आपको दिखाएंगे। ये उसमें साफ साफ कह रहे हैं, ये उसमें साफ साफ बता रहे हैं। और जब वो आदमी ये कह रहा है तो बिना किसी योजना के नहीं बोल रहा, उसके पीछे उसकी योजना का बल बोल रहा है, उसके पीछे उसकी ताकत का बल बोल रहा है, जो ताकत उन्होंने बनाई है। इसलिए मित्रों, यदि आज इस यूक्रेन वाली घटना को देखकर भी हम नहीं जगे तो समझ लीजिए आपका अंत निकट है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए जरूरत है कि कम से कम हम एक सुरक्षा की स्थितियां अपने बीच में शुरू करें। इस देश की टोटल आबादी 135 से 40 करोड़ लोग हैं। अब इन 135 से 40 करोड़ लोगों को केवल 30 से 40 लाख, ये जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो इसकी रक्षा करती है। बॉर्डर पर भी और देश के भीतर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो रक्षा करती हैं। लेकिन क्या 30 से 40 लाख लोग पर्याप्त हैं? पर्याप्त हैं 135 करोड़ लोगों को नियंत्रण करने के लिए? विचार करके देखिए, वो मानसिकता जिस मानसिकता ने पाकिस्तान को जन्म दिया, वो मानसिकता जो इस देश में एक दूसरे पाकिस्तान को पैदा करना चाहती है, क्या वो मानसिकता, उस मानसिकता के लोग इस 30-40 लाख सेना से डर जाएंगे, घबरा जाएंगे? सोचिए, उनमें से अगर 5 करोड़ लोग पागल हो जाएं, उनमें से अगर 5 करोड़ लोग अपने जीने मरने की उम्मीद छोड़ दें और केवल ये सोचकर लड़ पड़ें कि हमें अपनी उम्मत को जिंदा रखना है, हमें दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना है, ये सोचकर अगर वो लड़ पड़े, तब क्या होगा? तब क्या होगा? क्या हम इस देश को बचा पाएंगे? इसलिए जरूरत है सुरक्षा की, जरूरत है व्यक्ति को उसकी सुरक्षा का मौलिक अधिकार दिए जाने की, जरूरत है कि हमें वो मौलिक अधिकार मिले जो प्रकृति ने हमें सुरक्षा का मौलिक अधिकार दिया है। सोचो तो, एक गाय के सिर पर भी प्रकृति ने 2 सींग दिए हैं, उसे सुरक्षा का मौलिक अधिकार है। एक चींटी जैसा छोटा जंतु, उसे भी परमात्मा ने विष दिया है, दंश दिया है। यदि उस पर कोई आपत्ति आती है तो वो उस दंश का, उस विष का प्रयोग करता है। यह सुरक्षा का मौलिक अधिकार है। लेकिन आपकी और मेरी बेटी जब सड़क पर चलती है, क्या उसके पास सुरक्षा का मौलिक अधिकार है? कैसे सुरक्षा करेगी? पुलिस को फोन करेगी? क्या पुलिस को फोन करने का अवसर देंगे वो लोग? और अगर उसे अवसर मिला भी कि उसने पुलिस को फोन किया, तो उसकी सुरक्षा इस चीज की मोहताज है कि जो आदमी फोन कॉल पर बैठा है वो अपनी जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी से उठा रहा है, उसकी ईमानदारी पर निर्भर करती है। और अगर उसकी ईमानदारी हो तब भी कितनी देर में पुलिस उस तक पहुंचेगी और तब तक दुर्घटना उस बच्ची का क्या हाल कर चुकी होगी, इसका आकलन आप सहज कर सकते हैं। हर सड़क, हर हाईवे, हर शहर में ये घटनाएं रोज घट रही हैं। इसीलिए इस बेटी को सुरक्षा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, हम लोग, हमारी टीम एक काम कर रही है कि आओ मिलकर सरकार से गुहार करें,
सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमें सुरक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाए। ऐसे लोग जो पाकिस्तान वाली मानसिकता है कि वो अपने घर में केवल कट्टे नहीं बना रहे हैं, देसी कट्टे नहीं बनाते, उनके घर में AK-47 तक गढ़ी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमें सुरक्षा के मौलिक अधिकार की ज़रूरत नहीं? मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे घर में रहने वाली मेरी बहू, मेरी बहन, क्या इन्हें ज़रूरत नहीं है कि उन्हें भी सुरक्षा का मौलिक अधिकार मिले? और अगर इन्हें सुरक्षा का मौलिक अधिकार है तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सरकार हथियार को लाइसेंस फ्री करे। सरकार को जरूरत है कि वो इस देश के नागरिकों को उनकी सुरक्षा मुहैया कराए और उन्हें सुरक्षा का मौलिक अधिकार मिले। सुरक्षा के इस मौलिक अधिकार में उन्हें हथियार रखने की आजादी हो और यह बिना लाइसेंस के उन्हें हथियार दिया जाए। आयु सीमा रख लीजिए। आपको लगता है कि आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए या 17 वर्ष होनी चाहिए या 15 वर्ष, या कन्या की कितनी होनी चाहिए और बालक की कितनी होनी चाहिए, यह बैठकर बात की जा सकती है। लेकिन बैठकर बात करने के साथ साथ हमें यह करने की जरूरत है कि इस देश में लाइसेंस फ्री हो। अगर लाइसेंस फ्री हथियार इस देश में नहीं हुआ तो यह समझ लीजिए वो मानसिकता के लोग हथियारों से घर भरे बैठे हैं और इन लोगों के पास, बेचारों के पास नाखून काटने के लिए चाकू नहीं है। तब ये कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे? ये अगर बराबरी की स्थिति में नहीं आया तो आज जो हालत यूक्रेन की है उसी हालत में सोचकर देखिए कि जितना युद्ध आप बाहर से लड़ रहे होंगे उतना भीतर से लड़ रहे होंगे, और इस भीतर के युद्ध में एक आबादी ऐसी होगी जिसके पास हथियार नहीं होगा, दूसरी आबादी ऐसी होगी जिसके पास आधुनिक से आधुनिक हथियार होंगे। इसलिए मित्रों, आओ मिलकर साथ दो, आओ मिलकर कोशिश करें कि हम सरकार से प्रार्थना करें, हम हाथ जोड़ेंगे, हम उन्हें लेटर्स लिखेंगे, हम उन्हें प्रार्थना पत्र लिखेंगे कि इस देश में हथियार को लाइसेंस फ्री किया जाए। हम लोकतांत्रिक तरीकों से अपना लोकतांत्रिक अधिकार मानेंगे। यह केवल लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, यह हमारा प्राकृतिक अधिकार भी है कि हमें सुरक्षा का मौलिक अधिकार मिले। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी, और अगली आने वाली वीडियो में जब हम इस पर काम करना शुरू करेंगे तो आप लोग मेरा साथ देंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।